तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-2022, मतलब हमारा फाइनेंस एक्ट 20 यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम पहले जो क्लास शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ। हमारा क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पे अप्लाई होता है एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962, और उसके बाद हमारा फाइनेंस एक्ट आता है जो कि हमारा फाइनेंस एक्ट 20 हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात जो हमारा डिफरेंस होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल्स। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे किसी डेप्रिसिएशन का टैक्स बता दीजिए, मेरे को मशीनरी की डेप्रिसिएशन बता दीजिए, तो अगर मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट दे दूँ आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्योंकि वहाँ पर प्रिस्क्राइब चीज़ें लिखी होती हैं। वो प्रिस्क्राइब कहाँ पर होती हैं, रूल्स में। ओके, तो मतलब मेरे को क्या देखना है, इनकम टैक्स रूल्स देखने हैं। फिर रूल्स के अंदर हमारा आता है एक्ट, और ये एक्ट हर साल चेंज होता है। आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, आपका रेट्स चेंज होते हैं, आपके फिगर्स चेंज होती हैं, तो यू हैव टू सी योर फाइनेंस एक्ट। तो यू शुड नो फाइनेंस। आपको एक्ट पता होना चाहिए 1961 का, रूल्स पता होना चाहिए। ये आज तक भगवान की दया से चेंज नहीं आए, बट आपका एक्ट चेंज होता रहता है, और एक्ट में भी हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। ओके, अमेंडमेंट्स भी आती हैं। उसमें फिर सर्कुलर्स निकलते हैं, नोटिफिकेशंस निकलते हैं। व्हाट इज सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन? सर्कुलर्स हमेशा प्रोविज़न, किसी प्रोविज़न को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, प्रोविज़न को क्लैरिफाई करते हैं। और नोटिफिकेशंस क्या करते हैं? नोटिफिकेशंस हमेशा, जैसे मान लो मैंने कोई अमेंडमेंट निकाली, मैंने अमेंडमेंट में डाला कि देखो ये चीज़ किस दिन से शुरू होगी, मैंने कहा ये चीज़ ये एज पर भी नोटिफाइड, तो मैं नोटिफिकेशन में बताऊंगा कि हाँ ये आज से शुरू होगी, तो दैट इज़ नोटिफिकेशन, वो बताता है। तो नोटिफिकेशन हमेशा एसएससी और डिपार्टमेंट पे बाइंड होता है, लेकिन सर्कुलर हमेशा डिपार्टमेंट पे बाइंड होते हैं, कभी भी एसएससी पे बाइंड नहीं होते। लेकिन एसएससी अगर चाहे तो अपने बेनिफिट के लिए अपने ऊपर बाइंड करवा सकता है। बेनिफिट्स मतलब, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो मैंने फ़ीस चार्ज करी 1 लाख रुपए, उस पर जीएसटी लिया 18,000 रुपये, तो 1,18,000 हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं टीडीएस किस पे काटूंगा, 1 लाख पे, 1,18,000 पे? आंसर इज आप दोनों पे टीडीएस काट सकते हैं। लेकिन अभी अभी एक सर्कुलर आया था, उसमें लिखा था कि आप फीस पे टीडीएस काटेंगे, ना कि जीएसटी पे। जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, ये सर्कुलर था। नाउ द एसएससी कैन अडॉप्ट इट फॉर इट्स ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर चाहे तो ना करे, 1,18,000 पे डीडीएस काट दे। लेकिन अपने बेनिफिट के लिए चाहता तो 1 लाख पे काट दे। उसके ऊपर अपने ऊपर डिस्क्रिप्शन है, अपने ऊपर बेनिफिट, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए कर सकता है। दैट इज सर्कुलर। सर्कुलर ये काम करता है। आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स डिसीजंस। कभी मान लो कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ विवाद हो जाता है, देन वी गो टू सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स फॉर टू सॉल्व देम। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? किसी भी टैक्स का या फिर किसी भी लॉ का एक मतलब किसी भी टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। जीएसटी में भी होता है ऐसी चार्जिंग सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 में आता है। यहाँ पर ये बोलता है कि इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर में होता है, फॉर एवरी पर्सन, जो कि इस सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन है। फॉर जो भी इनकम उसने अर्न करी है प्रीवियस ईयर में, विद द लिवाइड रेट, उस रेट पे चार्ज होते हैं जो फाइनेंस एक्ट में गिवन है। ओके, ये चार्जिंग सेक्शन कहता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर एक हमेशा 12 महीने का होता है, और वो ऐसे होता है जैसे असेसमेंट ईयर 21-22 की अगर मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 21 से शुरू होता है और 31/3/22 पे वो खत्म होता है। ओके, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से 1 साल पहले वाला। अगर मैं ये भी बोलना चाहूँ कि प्रीवियस ईयर में मैं इनकम को अर्न करता हूँ और असेसमेंट ईयर में उसको असेस करके टैक्स पे करता हूँ, तो हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ। प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने से छोटा हो सकता है? तो आंसर इज यस, 12 महीने से छोटा हो सकता है। मान लीजिए आपकी कंपनी ही सितंबर में खुली थी, तो आपका सितंबर से मार्च तक का ही तो प्रीवियस ईयर हुआ ना, आपका पूरा तो नहीं हुआ। सेम वे हम आगे बढ़ते हैं पर्सनस की डेफिनेशन की तरफ। पर्सन की डेफिनेशन आती है 2 क्लॉज 31 में। इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल मतलब हर कोई। फिर इसमें आता है एच यू एफ में सारे हिंदूज आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट इसमें जैन्स भी आते हैं।
फिर आती है कंपनी, कंपनी एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आती है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। हमेशा फर्म्स में याद रखें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमेशा फर्म्स में आती है। इसके बाद आती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कंपनी टू कंपनी हमने एसोसिएट करवा ली तो उसे बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल मिलके कुछ जैसे क्लब बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद आते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में हमारा म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत या फिर कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, जैसे भगवान। जो भी ऊपर नहीं आते वो यहाँ पर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आते हैं, जैसे कि गॉड्स, देवी देवता, मूर्तियाँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं एसएससी की डेफिनेशन की तरफ। तो एसएससी कौन होता है? जो लाइबल टू पे टैक्स होता है और एनी अदर सम। एनी अदर सम का मतलब क्या है सर? देखो मैं बताता हूँ। तुम टैक्स पे करने के काबिल हो या पे कर रहे हो तो तुम एसएससी हो। लेकिन अगर मान लो डिपार्टमेंट ने तुम्हारे ऊपर कोई केस लगा दिया, बोल दिया कि भाई तुम पेनल्टी पे करो या डिपार्टमेंट को कोई फीस पे करो, तो दैट इज़ एनी अदर सम, तो भी तुम एसएससी हो। अच्छा, तो मतलब मेरे ऊपर अगर पेनल्टी लग गई तो भी मैं एसएससी बन गया? हाँ, ओके। मतलब जिसकी भी कोई भी चीज़ एसएस होती है दैट इज एसएससी। वो किसी की इनकम पे हो सकती है या फिर किसी इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट टू विच ही इज एसेसिबल। मान लो क्लबिंग होती है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे की इनकम इतनी ज़्यादा है, 4 लाख 10 लाख रुपए, तुम्हारी कोई इनकम नहीं है, तुम्हारे में क्लब होती है, तो हाँ उस केस में भी तुम एसएससी हो। तो ऐसी लॉस सब्सटेन बाय हिम ऑन सच अदर पर्सन, ऐसे काफ़ी सारी अदर चीज़ें हैं, रिफंड है, ठीक है, तो उधर तुम एसएससी हो जाते हो। अमाउंट, कोई अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन। अदर पर्सन वही हो गया जिसमें हमारा क्लब होता है, अदर पर्सन। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद हम टैक्स रेट्स पढ़ेंगे। तो टैक्स रेट्स में हम क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, टैक्स रेट्स में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी मतलब एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब भगवान। इनमें क्या होता है, 2.5 लाख तक निल। 2.5 लाख को मैं बोलता हूँ बेसिक एग्जाम्पशन, लेकिन लॉ की भाषा में मैं इसको बेसिक एग्जाम्पशन ना बोल के मैं इसको बोलता हूँ मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर मैं लेता हूँ 30%। सर क्या ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में भी सेम होती है? तो आंसर इज यस, उनमें भी ये सब कुछ सेम होता है, लेकिन जो 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन थी वो यहाँ पर 3 लाख और 5 लाख हो जाती है। ओके, अच्छा, तो ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन तो हमने सुना था आईपीसीसी में, सीनियर सिटीजन होता है 60 साल से ऊपर, सुपर सीनियर सिटीजन होता है 80 साल से ऊपर इन प्रीवियस ईयर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से ऊपर हो। रेसिडेंट इंडिविजुअल सर वो तो पता ही है ना यहाँ का होना चाहिए। बेटा रेसिडेंट इंडिविजुअल यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, अगर मान लो कोई बंदा नेपाल का है, वो उसकी एज 80 से प्लस है, वो यहाँ इनकम कमा रहा है, तो क्या मैं उसको 5 लाख का बेनिफिट दूंगा? आंसर इज नो। वो 80 साल से ऊपर है लेकिन मैं उसे यहाँ पर ही कंसिडर करूँगा, 2.5 लाख पे ही कंसिडर करूँगा, उसकी स्लैब रेट पे ही कंसिडर करूँगा। वाई सर? बिकॉज बेटा देखो होता क्या है यहाँ पर, रेसिडेंट वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंट होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और मैं बताया नहीं जो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये है जनरल टैक्स, लेकिन हमारे और भी टैक्स होते हैं जो होते हैं स्पेशल टैक्स रेट। हम रेट्स पढ़ रहे हैं, रेट्स के अंदर आते हैं हमारे जनरल। तो जनरल जो हमारे होते हैं वो हमारा स्लैब रेट सिस्टम होता है, स्लैब रेट सिस्टम। और इसके अलावा दूसरा आता है हमारा स्पेशल कैटेगरी। सर स्पेशल कैटेगरी कौन से? बेटा जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 11A वाले जो हमारा शेयर्स वाले होते हैं उसमें 20%, 15% पढ़ा होगा आर्टिकलशिप में। इसके अलावा कोई लॉटरी भी जीत गए 30%, तो वो अलग है, पढ़ेंगे। ठीक है सर, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर सर्कुलर है, ये ध्यान से सुनना। देखिए, मैं कहता हूँ एक पर्सन है 60 ईयर्स का होने वाला है या फिर 80 ईयर्स का होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर एक सर्कुलर आया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर मान लीजिए मैं उसका प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ 2021, ये 21 आपको पता है 31 मार्च को होता है। मैं बोल रहा हूँ उसका जो बर्थडे आता है, बर्थडे वो आता है 1 अप्रैल 2021 को, वो अपना बनाता है बर्थडे, तब वो हुआ 60 ईयर्स का। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या 2021 में वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा? सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए। द आंसर इज, बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने आपको पैसे दिए, मैंने बोला आज 15 जून है, आप पैसे लीजिए, या फिर आज क्या तारीख है, आज की डेट ले लेते हैं, छोड़िए। आज मान लो 1 मार्च है, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने कहा आप ऐसा करो 1 महीने बाद लौटा देना। तो 1 महीना क्या गिनूंगा मैं? इसको मैं 31 मार्च ही लूंगा ना कि 1 अप्रैल को तो नया महीना शुरू हो जाता है, ख़त्म तो 31 मार्च को होता है। तो ये बंदा जब पैदा हुआ होगा आज से 60 साल पहले, तो डेट होगी 1 अप्रैल 2000, कितनी होगी, 2061। तो 2061 में पैदा हुआ होगा, आज 31 मार्च को माना जाएगा कि इसके 60 साल पूरे हो गए। अरे बर्थडे एनिवर्सरी तो वो 1 अप्रैल को ही बनाएगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल को पैदा हुआ था। फर्स्ट ऐसा तो नहीं है ना एक दिन पहले ही बर्थडे बनाने लग जाएगा कि आज मैं पूरा हो गया 1 साल का, नहीं। वो बर्थडे एनिवर्सरी तो बाद में ही बनाएगा, 1 दिन बाद उस डेट को। लेकिन हम क्या मानेंगे टैक्स में कि 1 दिन पहले मान लिया जाएगा कि वो 60 साल का हो गया। तो इस 2021 में माइनर फाइनेंस एक्ट 20 में वो फॉल कर जाएगा और यहाँ पर वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। जो कि ये केस स्टडी, ये सर्कुलर आया था, ये चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है सर? बेटा देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, टैक्स उसके ऊपर लगता है सरचार्ज। मतलब पहले हमारी आती है इनकम, ग्रॉस इनकम, उसमें कुछ डिडक्शंस माइनस होती है, नेट इनकम आती है, नेट इनकम में से हमारा टैक्स निकलता है, स्लैब रेट पे हमने ऊपर निकाला, कुछ स्पेशल रेट पे निकलता है, उसके बाद जो भी टोटल टैक्स निकलता है उस पर हमारा लगता है सरचार्ज। उस सरचार्ज से जो हमारा टोटल टैक्स आता है उस पर हम लगाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वो हमेशा 4% लगता ही है। फिर हमारा आता है टोटल टैक्स पेबल। तो सरचार्ज सर कैसे होता है? 10% सरचार्ज होता है 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से कम, अप टू 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ तक। 15% होता है 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक। 25% होता है 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक, और 37% होता है 5 करोड़ से ऊपर। ये जो 25%, 37% होता है, ये अभी अमेंड हुए हैं, फाइनेंस एक्ट हमारे 20 में आए हैं, ये नए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे थे कि इस नए फाइनेंस एक्ट में 43% का टैक्स है, तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बंदा बहुत अमीर है, जैसे कि आप लोग, आप 5 करोड़ से ऊपर इनकम कमाते हैं, मतलब फ्यूचर में आप कमाएंगे चार्टेड अकाउंटेंट बन के। मान लो आप 5 करोड़ से ऊपर की इनकम कमाते हैं, 1 रुपये भी ज़्यादा कमाते हैं, मान लो आप 6 करोड़ मान लो, ठीक है सर हम 5 करोड़ ही मान लेते हैं। कितने हो गए? 5, तो हम ठीक है 5 करोड़ ही मान लेते हैं इस पे, मतलब 5 करोड़ 1 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया? 30%। तो सर हमारा इस पे लग गया टैक्स, ओके 30% टैक्स लग गया 1.5 करोड़ रुपये। इसको मैं मेमोरी में डाल देता हूँ। फिर इस 1.5 करोड़ के ऊपर हमारा लग गया 37% का सरचार्ज, ओके 55 लाख का सरचार्ज, इसको भी मेमोरी में डाल देता हूँ। इस पूरे टैक्स के ऊपर 4% हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लग गया, तो 4%, इसको भी मैं मेमोरी में डाल देता हूँ। टोटल आ गया हमारा 2,11,50,000। ये हमें देना है कितनी इनकम पे? 5 करोड़, कितना हो गया? 5 करोड़ 1 रुपये पे। वो 1 रुपये को इग्नोर करते हैं, जैसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे दैट इज़ 42.3, तो समथिंग इज लाइक दैट। तो हम उसको 43% अप्रॉक्स बोल देते हैं। तो हम मतलब अगर 5 करोड़ से ऊपर इनकम कमा रहे हैं तो हम 43% का तो टैक्स दे रहे हैं। 30% तो वैसे ही, और बाकी का सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगा के। ओके सर देखिए, हमने आपको जो सर्कुलर पढ़ाया था वो बर्थडे वाला, वो ये है पूरा। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं
एवरी फर्म के ऊपर, देखिए जब फर्म होती है एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल्स की, एओपी की, बीओआई की, उसमें टैक्स रेट पड़ा था। लेकिन अगर कोई फर्म होती है, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी की भी यहाँ बात कर रहा हूँ, या फिर लोकल अथॉरिटी है जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो गया, ये सब, तो इस पे लगता है 30% ऑफ टोटल इनकम। जितनी भी आपकी इनकम आई ग्रॉस माइनस आपकी जो भी डिडक्शन, नेट इनकम जो आई, नेट इनकम का 30% आप टैक्स देंगे। और आप पे सरचार्ज तभी लगेगा जब आप 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं 12% पे। ओके सर, ठीक है, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का चार्ट ये है कि 10,000 से ऊपर हुई तो 10%, 10,000 से 20,000 पे 20%, 20,000 से ऊपर नेट टोटल इनकम हुई तो 30%। और इसमें भी सरचार्ज 12% आपको देना पड़ेगा 1 करोड़ की ऊपर इनकम पे ऑन टैक्स, जो कि आपका ऊपर फर्म के केस में था वही आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी टैक्स स्लैब चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक कंपनी की। सर डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या है, देखिए डोमेस्टिक और फॉरेन का केस मैं एक पेपर पे बना देता हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, आप एक बार देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा आपका फॉरेन कंपनी का। अब मैं आपको एक चार्ट बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी की। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपका प्रीवियस ईयर मैं बात कर रहा हूँ 20-21 की, और असेसमेंट ईयर 21-22 की, फाइनेंस एक्ट 20 की। तो हम फाइनेंस एक्ट 20 में हमेशा प्रीवियस ईयर 20-21 को मान के चलेंगे, जो 20 अभी चल रहा है और 21 आने वाला टाइम, ठीक है। सर डोमेस्टिक केस में हमेशा आपका लगेगा 30% पे टैक्स, और फॉरेन कंपनी में आपका लगेगा हमेशा 40% पे टैक्स। ओके, क्या डोमेस्टिक कंपनी में 30% से कम हो सकता है? क्योंकि बीच में अभी कुछ बातें तो चल रही थी। हाँ, डोमेस्टिक कंपनी में आपका 25% हो सकता है अगर आपकी टर्नओवर, अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो। अच्छा, और ये 400 करोड़ कब आपको देखना पड़ेगा सर? तो ये 400 करोड़ आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 2018-19 में। अच्छा, एक मिनट, डाउट। प्रीवियस ईयर 20-21 का मैं निकाल रहा हूँ, तो आप 18-19 का क्यों बता रहे हो सर? हम टर्नओवर तब की क्यों चेक करेंगे जब हम 20-21 के निकाल रहे हो? तो 20-21 में ही बना लो ना। तो निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर बहुत दिमाग लगा के ये फाइनेंस एक्ट में ये चीज़ डाली है, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर 20-21 की करते तो टैक्स बचाने के चक्कर में कंपनीज 400 करोड़ से ऊपर का कमाती ही नहीं। 400 करोड़ की कैसे भी हेरा फेरी करती या कम कमाती, और 400 करोड़ से कम का ही प्रॉफिट टर्नओवर अपना शो करती, या फिर 400 करोड़ से कम ही टर्नओवर निकालती इस साल, अगले साल कुछ और निकाल देती। तो इसलिए हमने 18-19 लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, तो सर 20-21 ना लेके प्रीवियस ईयर 19-20 भी तो ले सकते थे। बेटा 19-20 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 19-20 चल रहा है अभी मार्च वो खत्म हुआ है, लेकिन हमारा तो फाइनेंस बिल 1 फेब को आया था, और 1 फेब को भी तो हमारे पास टाइम था ना 31 मार्च तक का हेरा फेरी करने का, तो लोग हेरा फेरी कर लेते, इसलिए उससे भी पुराना ईयर लिया 18-19 का, कि 18-19 में आपकी जितनी भी टर्नओवर हो उसको हम देखेंगे। अगर वो 400 करोड़ से कम की हुई तो 25% टैक्स दे देना, और अगर वो 400 करोड़ से ऊपर की है तो 30% टैक्स दे देना। फॉरेन कंपनी के केस में हमने बोला 40%। अब बात आती है सरचार्ज की। सर इनका सरचार्ज क्या होगा डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का? तो बेटा डोमेस्टिक कंपनी का होगा, अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम है और 10 करोड़ तक इनकम है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर इनकम है तो आपको सरचार्ज देना है 7% का, और अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो आपको सरचार्ज देना है 12% ऑफ द टैक्स। और अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो यही 1 करोड़ से 10 करोड़ तक आपको देना है 2%, और अगर आपको 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको देना पड़ेगा 5%। ओके सर, ठीक है, 5% ऑफ सच टैक्स, ठीक है, टैक्स के ऊपर देना होता है सरचार्ज, ठीक है सर।
इसके आगे हम पढ़ते हैं, अब जाते हैं रिवाइज कर लेते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स हमेशा 4% लगता है, और मैंने आपको बताया था पहले टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, फिर उसके बाद में उस जो टोटल टैक्स आता है उसके ऊपर हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगता है। अच्छा, तो ये अभी भी लगेगा। इसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग आपको नियरेस्ट 10 तक करनी है, या आपने IBCC में भी पढ़ा था। तो आपको सेक्शन बता दूं, अमाउंट ऑफ इनकम। अच्छा, राउंडिंग ऑफ किस किस पे लगता है? एक तो इनकम पे भी लगता है कि अगर आपकी इनकम कुछ भी आ रही है, जैसे इनकम आपकी आ रही है 210 लास्ट में है तो 210, 211 है तो भी 210 हो जाएगी, लेकिन अगर 215 है तो आपकी 220 हो जाएगी। इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में भी यही होता है, इनकम हो या टैक्स हो, आपका राउंड नियरेस्ट टू 10 हो जाएगा। ओके सर। तो इसके बाद नियरेस्ट 10 का मतलब वही है, ऊपर या नीचे, ठीक है। इसके बाद रीबेट है, मार्जिनल रिलीफ है, आगे क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप मैंने 20 मिनट्स में आपकी बहुत अच्छी रिवीजन करवा दी होगी इस पूरे के पूरे टॉपिक की। तो इसके साथ हम अगली बार मिलते हैं। आप अच्छे से इस क्लास को पूरा समझें। बाय बाय।